मित्रों, आज के व्यस्त जीवन में सब जगह संक्षेपीकरण का महत्व है। व्यवहार जीवन में भी ऐसे व्यक्ति की बात को महत्वपूर्ण माना जाता है जो संक्षेप में बात कहता है और व्यर्थ में अपने कथन का विस्तार नहीं करता। हमारे साहित्यकार उसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जो गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति करते हैं। सार लेखन से भाषा लिखने का सामर्थ्य आता है और लेखन क्षमता का विकास होता है। हमारे वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में विभाग डी में सार लेखन पूछा जाता है। आमतौर पर हम सार लेखन के लिए दिए गए अनुच्छेद में से पहली और अंतिम पंक्ति को ध्यान में लेकर लिख डालते हैं, लेकिन पूरे अनुच्छेद को समझकर उसका सार लिखना भी एक कला है, जिसे अध्ययन और अनुशीलन से प्राप्त किया जा सकता है। तो सार लेखन किसे कहते हैं और यह कैसे लिखना चाहिए, इसकी समझ आज इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। सार शब्द का सामान्य अर्थ है तत्व, निष्कर्ष, निचोड़ या संक्षेप। तो इसलिए सार लेखन को हम संक्षेपीकरण भी कह सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे प्रेसी राइटिंग कहा जाता है। बोलचाल की अंग्रेजी भाषा में इसे समरी भी कहा जाता है। तो स्पष्ट है कि जो विस्तृत है, जो विस्तार में है, उसे संक्षेप करना सार है। सार लेखन का अर्थ है किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी या प्रतिवेदन आदि को संक्षिप्त कर देना। किसी विस्तार से लिखे गए विषय को संक्षेप में लिखकर प्रस्तुत करना ही सार लेखन या संक्षेपीकरण कहलाता है। सार लेखन में मूल विषय वस्तु या कथ्य के संबंधित मुख्य विचारों या तथ्यों को ही प्राथमिकता दी जाती है और अनावश्यक बातें, संदर्भ, तर्क वितर्क आदि को हटाकर केवल मूल विचार और भावों को ही रखा जाता है। सार लेखन में किसी विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाए तो भी वह स्वयं में संपूर्ण होना चाहिए। उसमें मूल का कोई अंश छूटता नहीं है और न ही उसके अनिवार्य आशय के समझने में कोई कमी आनी चाहिए। सार लेखन में मूल वक्तव्य का संपूर्ण ब्यौरा नहीं दिया जाता और न ही वह मूल अंश के समान बड़े आकार वाला होता है। सार लेखन मूल वक्तव्य से सदैव आकार में छोटा होता है। सार लेखन में मूल अवतरण का लगभग 1/3 भाग ही लिखा जाता है। तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को सार लेखन कहते हैं, जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त और अनावश्यक बातों का त्याग करके और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन किया गया हो। तो इस परिभाषा के अनुसार संक्षेपीकरण एक स्वतः पूर्ण रचना है। उसे पढ़ लेने के बाद मूल संदर्भ को पढ़ने की
कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। सार लेखन में लंबे चौड़े विवरण आदि की सारी बातों को अत्यंत संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। इसमें हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों, भावों और तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार लेखन ठीक वैसा ही है जैसे किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण हो। इसमें मूल की कोई भी आवश्यक बात छूटनी नहीं चाहिए तथा अनावश्यक बातें छांटकर निकाल दी जाती है और मूल बातें जो है केवल वह रख ली जाती है। यह काम इतना सरल नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं सार लेखन के लिए आवश्यक बातें। सार लेखन के लिए सबसे पहले मूल संदर्भ को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और जब तक उसका संपूर्ण भावार्थ स्पष्ट न हो जाए तब तक सार लेखन लिखना आरंभ नहीं करना चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि मूल अवतरण को कम से कम 3 बार पढ़ा जाए। इस तरह एक से ज्यादा बार पढ़ने से हम उसका अर्थ सरलता से ग्रहण कर सकते हैं। भावार्थ को समझ लेने के बाद आवश्यक शब्द, वाक्य अथवा वाक्य खंडों को रेखांकित करें जिनका मूल विषय से सीधा संबंध हो अथवा जिनका भावों या विचारों को अथवा जो भावों या विचारों को अभिव्यक्त करते हो। ऐसे ही वाक्य या वाक्य खंडों को रेखांकित कर ले। इस प्रकार रेखांकित करने से कोई भी तथ्य छूटने नहीं पाएगा। संक्षेपीकरण मूल संदर्भ का संक्षिप्त रूप है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें हमें अपनी ओर से किसी तरह की टीका टिप्पणी अथवा आलोचना नहीं करनी है। यहाँ पर न तो किसी मतवाद के खंडन का अधिकार है और न अपनी ओर से मौलिक या स्वतंत्र विचारों को जोड़ने की छूट है। सार लिखते समय केवल मूल के भाव अथवा विचारों के अधीन रहना है और उन्हें ही संक्षेप में लिखना है। सार लेखन को अंतिम रूप देने से पहले रेखांकित वाक्यों के आधार पर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और फिर उसमें उचित और आवश्यक जोड़ घटाव करना चाहिए। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि मूल संदर्भ के विचारों की क्रम व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि जिस क्रम में मूल अवतरण लिखा गया है उसी क्रम में सार लेखन भी लिखा जाए, लेकिन यह अत्यंत आवश्यक है कि उसमें विचारों का तारतम्य बना रहना चाहिए। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से सीधा संबंध बना हुआ मालूम होना चाहिए। तो उपरोक्त रूपरेखा को अंतिम रूप देने से पहले उसे 1-2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि कोई भी आवश्यक विचार छूट न जाए।
जहां तक हो सके वह अत्यंत ही संक्षिप्त होना चाहिए। यदि शब्द संख्या निर्धारित हो तो यह प्रयत्न करना चाहिए कि सार लेखन में उस निर्देश का पालन किया जाए, लेकिन सामान्यतया उसे मूल संदर्भ के 1/3 होना चाहिए। सार लेखन को व्याकरण के सामान्य नियमों के अनुसार शुद्ध स्वरूप में लिखना चाहिए। तो उपर्युक्त सारी क्रियाओं के बाद संक्षेपण के भाव और विचारों के अनुकूल इसे एक संक्षिप्त शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो सभी तथ्यों को समेटने की क्षमता रखे। शीर्षक लघु और कम से कम शब्दों वाला होना चाहिए। तो संक्षेपीकरण के लिए आवश्यक बातों को हमने देखा। अब देखते हैं संक्षेपीकरण के लिए कुछ शैलीगत नियम। तो सार लेखन में विशेषण और क्रिया विशेषणों के लिए स्थान नहीं होता है, इन्हें निकाल देना चाहिए और सार लेखन की शैली भी अलंकृत नहीं होनी चाहिए। सार लेखन हर हालत में आडंबरहीन होना चाहिए। सार लेखन में मूल के उन्हीं शब्दों को रखना चाहिए जो अर्थ की संक्षिप्त अभिव्यक्ति में सहायक हो। जहां तक संभव हो पाए मूल के शब्दों के बदले दूसरे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि मूल अनुच्छेद के भाव और विचारों में अर्थ का उलटफेर न हो जाए। सार लेखन में मूल अवतरण के वाक्य खंडों के लिए एक एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए जो मूल के भाव को स्पष्ट करने में अधिक से अधिक सहायक सिद्ध हो सके। कुछ उदाहरण को देखें तो जैसे कि एक से अधिक पति रखने की प्रथा, जिसके लिए एक ही शब्द हम लिख सकते हैं कि बहुपतित्व। वैसे ही जिसका मन अपने काम में नहीं लगता तो वह है अन्यमनस्क। जहां नदियों का मिलन हो तो संगम। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला तो उसके लिए केवल एक ही शब्द में विशेषज्ञ शब्द लिख सकते हैं। कष्ट से होने वाला काम तो कष्ट साध्य। इसी तरह मुहावरों और कहावतों का जहां पर प्रयोग हुआ हो वहां पर उनके अर्थ को कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। सार लेखन की शैली अलंकृत नहीं होनी चाहिए, इसलिए उपमा, उत्प्रेक्षा या अन्य अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अप्रासंगिक बातें, अवतरण और विचारों की पुनरावृत्ति भी हटा देनी चाहिए। सार लेखन की भाषा शैली स्पष्ट और सरल होनी चाहिए ताकि पढ़ते ही उसका मर्म समझ में आ जाए। सार लेखन में परोक्ष कथन सर्वत्र अन्य पुरुष में होना चाहिए। जिस तरह किसी समाचार पत्र का संवाददाता अपने वाक्यों की रचना में परोक्ष कथन का प्रयोग करता है, उसी तरह सार लेखन में हमारा व्यवहार होना चाहिए। संवादों के सार लेखन में इसका उपयोग सर्वथा अनिवार्य है।
ऐसा करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी में जब वाक्यों को परोक्ष ढंग से लिखना होता है तब सर्वनाम क्रिया या काल को बदलने की जरूरत नहीं होती है। केवल की जोड़ देने से काम चल जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो मैंने लक्ष्मण से कहा मैं जाता हूं, तो यह प्रत्यक्ष वाक्य है और उसे परोक्ष वाक्य में परिवर्तित करने के लिए केवल की लगाकर लिख सकते हैं कि मैंने लक्ष्मण से कहा कि मैं जाता हूं। सार लेखन की वाक्य रचना में लंबे लंबे वाक्य और वाक्य खंडों का व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सार लेखन हर हालत में सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि एक ही पाठ में मूल के सारे भाव समझ में आ जाए। सार लेखन में शब्द इकहरे, वाक्य छोटे, भाव सरल और लेखन की शैली आडंबरहीन होनी चाहिए। सार लेखन में शब्दों के प्रयोग में संयम से काम लेना चाहिए। कोई भी शब्द बेकार और बेजान न हो उसका ख्याल रखना चाहिए। तो केवल उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनका प्रासंगिक महत्व हो। मूल के उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो भाव की अभिव्यक्ति और प्रसंगों के अनुकूल सार्थक है, जिनके बिना काम नहीं चल सकता है। शब्दों को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं होती और अप्रचलित शब्दों के स्थान पर प्रचलित और सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर भाषा शैली में साहित्यिक चमत्कार और काव्यात्मक लालित्य लाने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर न तो भाषा को सजाने की आवश्यकता है और न ही उसके भावों को सुंदर बनाने की। जो कुछ लिखा जाए वह साफ हो, स्पष्ट हो, इतना ही आवश्यक है। कल्पना के पंख लगाकर उड़ना यहाँ नहीं हो सकता। सार लेखन की कला जैसे कि तलवार की धार पर चलने की कला है। इसके लिए कुशाग्र बुद्धि और तीव्र मनोयोग की आवश्यकता पड़ती है और यह काम अभ्यास से ही संभव है। इसलिए यह आवश्यक है कि सार लेखन करते वक्त हमारी दृष्टि हर तरह वस्तुवादी हो, भावुक नहीं हो। सार लेखन करते समय समानार्थी शब्दों को भी हटा देना चाहिए। एक ही भाव या विचार को बार बार दोहराते हैं उसे पुनरुक्ति दोष कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक वाक्य देखें तो आजादी, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वच्छंदता और मुक्ति को कहते हैं। यहाँ आजादी के लिए अनेक समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषण में प्रभाव जताने के लिए ही वक्ता इस प्रकार की शैली का सहारा लेते हैं, लेकिन सार लेखन में ऐसे शब्दों को हटाकर इतना ही लिखना चाहिए कि आजादी मुक्ति का दूसरा नाम है। संक्षेपण की कला कम से कम शब्दों में ही निखरती है। पुनरुक्ति दोष शब्दों में ही नहीं, भावों में अथवा विचारों में भी होता है। कभी कभी एक ही वाक्य में
एक ही बात को विभिन्न रूपों में रख दिया जाता है। जैसे कि रंगमंच पर कलाकार क्रमशः एक एक कर आए। तो इस वाक्य में हम देख सकते हैं कि क्रमशः शब्द एक एक करके भाव को दोहराता है। दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए ऐसे शब्दों को हटा देना चाहिए। तो इस प्रकार सार लेखन में मूल संदर्भ के उदाहरण, दृष्टांत, अवतरण और तुलनात्मक विचारों का समावेश नहीं होना चाहिए। सामान्यतः इसे भूतकाल और परोक्ष कथन में लिखा जाना चाहिए। सार लेखन में अन्य पुरुष का प्रयोग होना चाहिए और सार लेखन की भाषा सरल होनी चाहिए, न कि मुहावरेदार और अलंकारिक। मूल तथ्य से असंबद्ध और अनावश्यक बातों को छांटकर निकाल देना चाहिए। सार लेखन की शैली अलंकृत नहीं होनी चाहिए, इसलिए अलंकारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अप्रासंगिक बातों, अवतरणों और विचारों की पुनरावृत्ति भी हटा देनी चाहिए। तो इस प्रकार सार लेखन में मूल संदर्भ के उदाहरण, दृष्टांत और तुलनात्मक विचारों का समावेश नहीं होना चाहिए। सामान्यतः इसे भूतकाल और परोक्ष कथन में लिखा जाना चाहिए। सार लेखन में अन्य पुरुष का प्रयोग होना चाहिए और सार लेखन की भाषा सरल होनी चाहिए, न कि मुहावरेदार और अलंकारिक। मूल तथ्य से असंबद्ध और अनावश्यक बातों को छांटकर निकाल देना चाहिए। सार लेखन मूल अवतरण के 1/3 हिस्से जितना होना आवश्यक है। सार लेखन में समास, प्रत्यय और कृदंत के द्वारा वाक्यांश या वाक्य को एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त करते जाना चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसका सार लेखन करते समय ख्याल रखना आवश्यक है। तो अगले वीडियो में हम सार लेखन के उदाहरण देखेंगे जिसे आपको लेखन की नोटबुक में लिखने हैं। तब तक के लिए नमस्कार।